में अगर 6 घंटे का ओवरऑल आप परसेंटेज निकालेंगे, तकरीबन 40% मतदाताओं ने, यानी 100 में 40 लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया। वक्त अभी भी है शाम 6 बजे तक। और अब आप सबसे बड़ी बहस देखेंगे पत्रकारों के जरिए, राजनीतिक विश्लेषक के जरिए। वो आपको बताएंगे कि ये दूसरा फेज कितना मायने रखता है, ये 55 विधानसभा सीटें कितनी अहम हैं और इसमें कौन से मुद्दे, किस पार्टी के द्वारा उठाए गए मुद्दे ज्यादा प्रभावी रहे। ये सारी बातें सब कुछ विस्तार से करेंगे। एक बार अपने दर्शकों को उन मेहमानों से मिला दे, उन वरिष्ठ पत्रकारों से मिला दे। हमारे साथ रामेश्वर पांडे जी हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका बहुत स्वागत रामेश्वर जी। हमारे साथ संजय बेचन जी हैं दिल्ली स्टूडियो से, आपका भी संजय बेचन जी बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ सुशील दुबे जी भी हमारे साथ हैं। सुशील दुबे जी आपका भी बहुत स्वागत है। रामदत्त त्रिपाठी जी भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, उनसे भी सवाल जवाब होगा। लेकिन शुरुआत रामेश्वर पांडे जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। यह फेज पहले के मुकाबले बड़ा टाइट फेज है। इसमें यह भी है कि तकरीबन ऐसी 42 सीटें हैं जहां पर मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं कहा जा रहा है। तो क्या ये जाति का समीकरण बैठेगा या पार्टियों द्वारा जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो जनता को रास आएगा? 42 नहीं, 55 में सिर्फ 7 सीटें ऐसी हैं जिसे मुस्लिम बहुल नहीं कहा जा सकता, बाकी सब मुस्लिम बहुल सीटें हैं। और हर बार पहला और दूसरा, हर चुनाव में पहला और दूसरे फेज का रुझान ही पूरे चुनाव की दिशा तय करता है। ये दोनों पार्टियों के लिए बहुत टफ है। जैसे पिछली बार भी जब चुनाव हुआ तो ध्यान रखें कि मुस्लिम बहुल था, ठीक है, इसके बावजूद भाजपा सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंट भी था और सीटें भी थी 38 तकरीबन, जबकि मुस्लिम बहुल था। और इसी तरह के नारे थे कि मुस्लिम बहुल है और मुस्लिम एक तरफ से, लेकिन मुस्लिम बटे। बसपा के कैंडिडेट्स कितना मजबूती से लड़ते हैं इस पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन यह सही है कि पहले चरण के मतदान में यह जरूर दिखाई पड़ा कि मुस्लिम मतदाताओं का रुझान एक तरफा दिखा। इस बार इस चुनाव में भी अभी तक के, पिछली बार 67% वोटिंग हुई थी। अगर ये वोटिंग परसेंट 67 तक पहुंचता है तो मतदान का रुझान तय कर देगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। बिल्कुल। लेकिन अभी देखिए, अभी 40% तक है, तो हमें लगता है कि मतदान पिछली बार के करीब ही होगा, इससे अधिक होगा, कम नहीं होगा अभी तक की जो स्थिति है। आप के फैक्टर बसपा को बता रहे हैं कि बसपा कितनी मजबूती से लड़ती है। बसपा कितनी मजबूती से ही नहीं लड़ती है। क्या इस फेज में मुस्लिम मतों का विभाजन होगा? कहा जा रहा है नहीं होगा, पिछली बार भी कहा जा रहा है नहीं होगा। लेकिन आप देखिए तो पिछली बार भाजपा को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी 38% वोट मिले थे। और अच्छा, विभाजन उस बार भी हुआ था। एमआईएम 2 सीटों पर सेकंड पोल की थी। जी हाँ, 38% भाजपा को वोट मिले थे और बसपा को उसका कोर वोटर 20% वोट मिले थे पिछली बार। तो मतलब, और सपा को 10% कम मिले थे भाजपा से। तो मतदाता वही हैं, रुझान उसी तरह का है और उत्साह भी उसी तरह का। लेकिन सरकारें तो बदली हैं, उस वक्त सपा की थी, इस बार बीजेपी की है। तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कितना काम करता है? जो ये कहते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं जो लाभार्थी समुदाय की बात करते हैं, तो अब देखना पड़ेगा कि मतदान का रुझान क्या है, कितना परसेंट मतदान होता है। और सपा और भाजपा के अलावा बसपा के जो 23-24 बसपा ने खड़े किए हैं अपने, वो दमदार कैंडिडेट हैं, दमदार मुस्लिम। सबसे ज्यादा 23, सबसे ज्यादा वही हैं, उन्होंने 23 खड़े किए हैं। कुल 77 मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं, जिसमें 23 बसपा के हैं। अखिलेश के कम है, उससे 18 हैं। मतलब और वो सब मजबूत हैं, दमदार हैं, लड़ने वाले हैं। तो ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि अगर पिछले बार की तुलना में आकलन करें तो भी
ये जरूर दिख रहा है कि पहले चरण के मतदान का जो रुझान था इस दूसरे चरण में रामेश्वर जी देखिए, एक मोटी मोटी बात जो आप हमारे दर्शकों को समझा पाए हैं ये सेकेंड फेज में, कि यहां पर लीडर जो उभरेगा इस फेज में कि बसपा कैसे लड़ती है। हाँ। बसपा कैसे लड़ती है उसी आधार पर इस भाग का विजेता तय होगा। हम बकायदा भागवार देख रहे हैं। हमारे साथ संजय बेचन जी भी इस वक्त जुड़े हैं, दिल्ली स्टूडियो से हमारे साथ हैं। संजय जी, जहां पर एक तरफ मुस्लिम बाहुल इलाका है, किसान और जाट बाहुल इलाका है, वहां पर आज सुबह 8 बजे से 8:30 बजे योगी आदित्यनाथ इंटरव्यू देते हैं और डंके की चोट पर कहते हैं कि 80-20 की लड़ाई है। हालांकि 80-20 कोई खुल के बोल नहीं रहा है। मैं आपसे समझना चाहूंगा ये 80-20 है क्या? 80-20 तो आप हम पूरी दुनिया समझ रही है कि 80-20 है क्या। उसको एक तरफ 80% मतदाता है, एक तरफ 20% मतदाता है। चाहे इसको आप जैसे भी व्याख्यात कर लें, 80 और 20 पूरा देश समझ रहा है। ये जो चुनाव है, अभी जो सेकंड फेज चल रहा है, इसमें देखिए इसका जो गणित है जातीय और धार्मिक आधार पर, वो बड़ा दूसरे तरीके का है। जो 55 सीटें हैं उसमें 18 सीटें ऐसे 55 में जो 18 सीटें हैं, ओके, वो उन पर मुस्लिम मतदाता 30% से कम है। 14 सीटें ऐसी हैं जिसमें 30 से 40% है। 14 और सीटें हैं जिसमें 30 से 40% है, और 9 सीटें ऐसी हैं जिसमें मुस्लिम मतदाता 50% से ऊपर है। तो ये जो सेकंड फेज है, इस सेकंड फेज में आप देखेंगे कि परिदृश्य से जाट गायब है, किसान गायब है, और कुल मिलाकर एक जबरदस्त अल्पसंख्यक धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ है इन सीटों पर। और जब आप 2017 के चुनाव नतीजों से तुलना करें तो 2017 में भाजपा की जीत अप्रत्याशित थी। खुद भाजपा को इसकी उम्मीद नहीं थी। 38 सीटें उन्होंने जीती थी, 15 सीटें सपा को आई थी और 2 सीटें कांग्रेस को जीती थी। कांग्रेस और सपा ने मिलकर यह चुनाव लड़ा था। लेकिन 2019 में स्थितियां पलटी, और आप अगर 2019 के लोकसभा नतीजों की व्याख्या करें तो 28 सीटों पे सपा और बीएसपी गठबंधन था आगे, और 27 सीटों पर बीजेपी को थी बढ़त। तो 19 में यह मामला 50-50 पर था। लेकिन इस बार जिस तरह का जबरदस्त अल्पसंख्यक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ है, मुझे लगता है कि सपा को एज है। लेकिन मैं जो अपने दूसरे पत्रकार मित्र हैं उन्होंने जो कहा, उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि ये जो 22-23 सीटों पे जो सपा लड़ रही है, क्योंकि इस इलाके में दलित भी एक बहुत मजबूत वोट बैंक है और वो 20% से ज्यादा है। तो सब बसपा कैसे चुनाव लड़ती है उस पर जीत निर्भर करेगी कि अगर बसपा मजबूती से लड़ती है तो निश्चित तौर पर सपा के वोट कटेंगे और बीजेपी को उसका लाभ मिलेगा। और मुझे लग रहा है कि बसपा इस चुनाव को, चूंकि ये बसपा का क्षेत्र रहा है, बसपा इस इलाके से बहुत मजबूत रही है। इस इलाके में लोकसभा में भी बसपा ने बढ़त बनाई थी इस इलाके से। हालांकि बसपा और 12 में उनकी वोट परसेंटेज थोड़ी कम हुई थी, 17 में थोड़ी और कम हुई, लेकिन उन्होंने 2019 में उसको रिटेन किया। और जो 7 सीटें यहां से सपा और बसपा को मिली, उसमें बसपा की बड़ी भूमिका थी। तो ये निर्भर ये करेगा कि वोट परसेंटेज कितना होता है और बसपा कैसे लड़ती है। देखिए, बीजेपी के लिए आप देखें तो खोने के लिए कुछ नहीं है। 2017 में उनको अप्रत्याशित जीत मिली थी, उनको भी उम्मीद नहीं थी उसकी। उसके पहले वो 10 सीटें जीते थे। फिर लोकसभा में 19 में जब आए तो फिर हिसाब बराबर हो गया। तो बीजेपी को तो यहां जो भी मिलेगा वो बोनस है, क्योंकि बीजेपी का सोशल इंजीनियरिंग काम कर गया था। लेकिन एक चीज और है, जो ये लाभार्थी वर्ग उठकर खड़ा हुआ है भाजपा के पक्ष में, जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो घर देने की हो या फिर नकदी जो ट्रांसफर की है इन्होंने, कैश ट्रांसफर है, डायरेक्ट बेनिफिट जिसको ये कह रहे हैं, उसके अलावा उज्ज्वला है, संजय जी, यानी शुरुआती सफाई की, शौचालय की योजनाएं हैं। हाँ, शुरुआती भाग में अगर देखें तो ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहस है। जैसा कि आप देख रहे हैं, 2 बड़े राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार हमारे साथ हैं। शायद दूसरे चैनल्स पे आप नहीं पाएंगे, वहां हो सकता है दूसरे राज्यों की डिबेट हो रही हो,
लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की 55 विधानसभा के बारे में आपको पूरा सार जानना हो तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। रामदत्त त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन सुशील दुबे जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, दो लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि बसपा कैसे चुनाव लड़ती, यानी एक राष्ट्रीय पार्टी खुद लड़ाई में नहीं है, दो वरिष्ठ पत्रकार यह मान रहे हैं, लेकिन वो लड़ती कैसे है, ये सपा भी देख रही है और ये भाजपा भी देख रही है। सौमित्र जी, सबसे पहले तो मैं ये जो 1-to-1 चुनाव हो रहा है, अच्छा आप 1-to-1 मान रहे हैं, दोनों लोग भी 1-to-1 मान रहे हैं। 1-to-1 चुनाव हो रहा है जो, हाँ। उसमें मैं श्रेय देता हूँ पश्चिम बंगाल का और भारत समाचार चैनल का, जिन्होंने कोरोना की त्रासदी को और जिन्होंने किसान के 1 साल के दर्द को ढंग से उकेरा था उत्तर प्रदेश में। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। उस समय पर ये चीज़ें तय हो गई थी लगभग कि अब की हिंदू मुसलमान नहीं होगा। मैं 12 को बरेली से आपके सामने साथ लाइव था, 10 बजे से लेकर 11 बजे तक मैं बरेली में ही था। मैंने उधर महसूस किया, मैंने उधर ये महसूस किया, नहीं आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, जो अभी हमारे पत्रकार मित्र कह रहे हैं, मेरा अपना व्यक्तिगत आंकलन ये है सुनो कि ये चुनाव पूरा पहला चरण, दूसरा चरण और आखिरी चरण तक हाँ। अब हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, क्योंकि जो जहां से शुरुआत होती थी वहां से ये चुनाव केवल मुद्दों का रह गया है। इसमें कतई भी ऐसा हुआ क्या है कि हिंदू मुस्लिम इसलिए नहीं हो रहा है कि अयोध्या की सीट पर जो अयोध्या मंदिर का जो ट्रस्ट बना, वो ट्रस्ट इतना विवादों में आ गया कि जमीन 2 लाख की ली और 20 लाख में बेच ली। तो जो 14 के बाद का हिंदू है, जिसे अंधभक्त भी कहते हैं, जो डिजाइनर पीएम मोदी का हिंदू है, वो हिंदू कुछ भी कहे वो कहे, लेकिन हमारा जो हिंदू है, जो भारतीय हिंदू है, वो जान रहा है कि हमें किन मुद्दों पर वोट करना है। 5 साल देखिए परसेप्शन क्या होता है, पहले नारे होते थे सौमित्र जी, नारे होते थे, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, राजा नहीं वो फकीर वो है और देश का बवासीर है, ये नारे चले। जात पर न पात पर मोहर लगेगा हाथ पर, ये नारे चले। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब नारा मैंने खुद सुना और मैंने खुद देखा पश्चिम में, जयंत चाहिए महंत नहीं चाहिए, नो कलेश केवल अखिलेश। अगर ये नारे मैं तो नहीं बना रहा हूं, आप तो नहीं बना रहे हैं, अगर जनता के बीच से नारे निकल के आने लगे, और भी योगी जी के लिए तमाम ऐसे नारे निकले हैं कि मैं उनका उल्लेख यहाँ पर नहीं कर सकता, पंजाब डैश 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 तमाम चीजें। एक हिंदू धर्म के योगी के लिए हिंदू पार्टी के लोग ही हिंदू तो प्रत्याशी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुद्दे हावी रहेंगे ना, मुद्दे इतने हावी होंगे हाँ। सौमित्र जी, इतने मुद्दे हावी होंगे। आज का रिजल्ट बता रहा, अब ये 62-65% से ऊपर जाएगा ये जो वोटिंग परसेंट। स्वाभाविक है, अगर 1 बजे तक 40 हुआ अरे गजब है, तो वो तो अब बढ़ेगा ही। और गजब है। और कहीं से ये जरा सी भी नहीं समझ में आ रही है कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आंसुओं का, दर्द का, बेबसी का ध्रुवीकरण नहीं होता है। और एक बात और आपके माध्यम से बता दूं, पश्चिम बंगाल से एक ट्रेन चलती है 13005। आप पश्चिम बंगाल से बहुत प्रभावित हैं। बता रहा हूं आपको, नहीं, हम बहुत ज्यादा प्रभावित पश्चिम हैं बंगाल से मैं सौमित्र जी इसलिए प्रभावित हूं, हाँ। मैं देश के मुद्दों पर, विकास के मुद्दे चाहता हूं, शिक्षा के मुद्दे चाहता हूं और एक खुले दिमाग के मुद्दे चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि 50 लड़के भगवा पहन के एक लड़की को दौड़ाते घूमे कैंपस में। मैं इस बात को वो करता हूं और यही मुद्दे अभी समझ में आ जाएगा। मैं वहां से इसलिए प्रभावित हूं। पूरी इंटायर बीजेपी, अब हर हर मोदी नहीं हो रहा है, पूरी इंटायर बीजेपी पश्चिम बंगाल में हर हर मोदी कर रही थी। अच्छा। लेकिन जो वहां से मैसेज निकला, तो गाड़ी रोज जाती है पश्चिम बंगाल से, निकलती है अमृतसर तक जाती है, पंजाब मेल, वो उधर से हवा आती है, काहे का, सद्भावना का। चलिए रामदत्त जी को भी इसमें जोड़ते हैं, वो भी हमारे साथ है। देखिए रामदत्त जी, यहां पे डिबेट पे जितने लोग हैं, आप थोड़ी देर से जुड़े, मैं बता देता हूं। रामेश्वर पांडे जी और संजय बेचन जी का ये साफ तौर पर माना है कि बसपा कैसे लड़ती है उस पर निर्भर करेगा। और सुशील जी ये कह रहे हैं कि ये चुनाव जो है हिंदू मुस्लिम होने वाला है नहीं, मुद्दे आधारित होंगे। ये सेकंड फेज की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ सेकंड फेज की बात है इसमें। कैसे देखते हैं आप? देखिए सेकंड फेज में भी पहले फेज की तरह एक बात तो कॉमन है, क्या कि वहाँ गन्ना बेल्ट पूरे शाहजहांपुर से लेके और सहारनपुर तक है। अब उस गन्ने में जाहिर है
और किसान परेशान है और दाम को लेके, फसलों के मूल्य के लेके, और उस आंदोलन का असर रहा, प्लस ये जो गायों वाला ये मामला है इसका असर है। तो जाहिर है मुद्दे, बिजनेस चौपट हुआ है लोगों का, नोटबंदी, लॉकडाउन और जो सरकार की आर्थिक नीतियां, जीएसटी, तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनकी वजह से लोग सरकार के खिलाफ एक गुस्सा है, एक नाराजगी है। सरकार अब उसको कोशिश ये कर रही है, ये लोगों को याद दिलाने की कोशिश कर रही है कि साहब हमने सुरक्षा बेहतर दी है, और जो लाभार्थी हैं, जो फ्री राशन वगैरह का है, तो अब सरकार, बीजेपी की कोशिश ये है कि इन मुद्दों पर जितना वोट ले सकें लिया जाए। जहां तक मायावती की बात है, ये बात सही है कि ये इलाका बिजनौर, सहारनपुर, बदायूं का ये बिलसी वगैरह, इस इलाके में इनका असर रहा है, प्रभाव रहा है, लेकिन अब वैसी बात नहीं है। एक तो नुकसान जो मायावती का ये हुआ है कि मायावती या बीएसपी के बारे में एक परसेप्शन, सही या गलत, एक लोगों में इस तरह का धारणा बन रही है कि वो बीजेपी की मदद कर रही हैं या करेंगी या करना चाहती हैं। तो एक तो माइनॉरिटीज वोट कर गया, और अब उनके पास वोट बचा है कुछ उनकी बिरादरी जाटों का या लोकल कैंडिडेट की बिरादरी का। तो मुझे नहीं लगता कि बीएसपी बड़ा फैक्टर होगी, और जो 19 में बीएसपी को और सपा गठबंधन, तो इनका गठबंधन था, उसकी वजह से थोड़ा सफलता मिली थी। आप देखिए कि 2017 में बीजेपी को 38 सीटें थी, 15 जो है सपा को थी, कांग्रेस को 2 मिल गई थी सहारनपुर से। अब कांग्रेस का भी क्या होगा, क्योंकि जिनके बदौलत मिली थी वो अब कांग्रेस छोड़ चुके हैं, बीजेपी। बहरहाल तो ये है कि सरकार के खिलाफ हवा है। अब वो कितना असर करेगी, गाड़ी ढलान पे कहाँ जाके रुकेगी, ये तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जाहिर है कि किसान और नौजवान और मुसलमान ये मिलके ये सपा गठबंधन को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो रामेश्वर जी, फिर बचा कौन? अगर रामदत्त त्रिपाठी जी के आकलन को देखें, उन्होंने कह दिया किसान, उन्होंने कह दिया नौजवान, उन्होंने कह दिया मुसलमान, तो इसमें बचा कौन? मुझे नहीं लगता, किसान में तो बहुत सारे लोग आ ही गए, लेकिन उन्होंने लाभार्थी भी कहा, तो किसान भी तो लाभार्थी है। देखिए ऐसा है, रामदत्त जी का एक आकलन है, पहले फेज के लिहाज से भी उन्होंने आकलन किया होगा, यह सही है कि पहले चरण में जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश हुई वो नहीं सफल हुई, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं हुआ। लेकिन आप हमेशा ये ध्यान रखें, पहले चरण के भी चुनाव में जाट और गैर जाट का पोलराइजेशन हो जाता है। बागपत में मुस्लिम और जाट सब एक साथ थे, फिर भी हार गए। तो इस बार ध्रुवीकरण एक अंडर करंट भी देखने को मिला है। खामोश लाभार्थी जो कह रहे हैं, लाभार्थी समुदाय जो भाजपा कह रही है, अब इसका आकलन होगा इस चुनाव के बाद, लेकिन वो कितना मजबूती से खड़ा होता है वो देखने की बात है। पिछली बार 17 में बसपा को 1 सीट नहीं मिली थी, लेकिन 20% वोट मिले थे उसे, और ये 20% वोट उसके निर्णायक हो गए थे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी भाजपा की जीत में। तो अब मैंने कहा ना कि मतदान प्रतिशत क्या होता है, इस पर निर्भर करेगा। पिछली बार 67% मतदान था, और मुझे अब लगता है कि इस बार उससे ज़्यादा हो सकता है। मतदान प्रतिशत का बढ़ना भी तय करेगा रुख। इसके अलावा कुछ सीटें हैं जहां 30%, 40% तक, 50% तक मुस्लिम मतदाता हैं, वो एक तरफ जाते हैं। क्या उन 23 जो मजबूत मुस्लिम उम्मीदवार है उनको बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं, यह शाम तक उसके रुख से पता चल पाएगा। लेकिन अगर देखा है मैंने, अभी बरेली की ही अभी चर्चा हो रही थी, बरेली में एक हैं शर्जील इस्लाम साहब, वो भाजपा में, वो जब कांग्रेस में थे तो कांग्रेस की तरफ, बसपा में थे तो बसपा की तरफ मुसलमान गया, सपा में थे तो सपा की तरफ मुसलमान गया। एक उदाहरण, मतलब अपने दम पे खींच रहे हैं वो। तो ऐसे बहुत सारे मुस्लिम उम्मीदवार हैं जो अपने दम पर, जैसे मैं नाम लेना चाहूंगा पूर्वांचल के कुछ, मुख्तार अंसारी
चाहे जहां से लड़ जाएं, मुसलमानों के साथ जाता है, न सपा न बसपा, वो जहां से लड़ जाए उनका उनका वोट है। उन्होंने कितना काम किया है। तो इन 23 कैंडिडेट में से कम 1 दर्जन ऐसे हैं जो अपने दम पर अपने समुदाय का वोट हासिल करेंगे। अगर क्या इतना पोलराइजेशन हो गया है अखिलेश के पक्ष में कि आम मुस्लिम समुदाय इतना टेक्निकल वोटिंग करेगा, तो यह भी एक तरह का नया ट्रेंड होगा जो रोचक होगा, देखना चाहिए। नहीं तो आप क्या मारे, देखिए उन्होंने तो बता दिया मुस्लिम, नौजवान, किसान। आप अब उसी पे अटके हुए हैं कि बसपा नहीं, मैं उस पर नहीं अटका हूं। मैंने कहा कि बसपा कितनी मजबूती से लड़ती है। पहले ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा एंटी इनकम्बेंसी, इसमें सारी बातें। एंटी इनकम्बेंसी में सरकार विरोधी नाराजगी, वो नाराजगी किसान की भी होती है, वो नाराजगी नौजवान की भी होती है, और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर दिख रहा है। तो उसमें अलग अलग बाइफरकेट करके बताने की जरूरत नहीं है। भाजपा कह रही है कि नहीं, प्रो इनकम्बेंसी है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करता है, हर चुनाव में दिखाई पड़ा, तो उसका असर है। तो नौजवान किसान नाराज हैं, लेकिन इस चुनाव में जब उसकी बात हम करते हैं, नौजवान का मुद्दा, तो मुद्दे पे या तो बात कर लीजिए। तो मुद्दे तो तिरोहित हो गए हैं। सिर्फ मतलब पहले फेज में किसान का मुद्दा था, और किसान का मुद्दा भी धीरे धीरे वो नाराजगी थी, लेकिन 80-20 कर दिया और जिन्ना कर दिया। और मजे की बात है कि भाजपा जो कोशिश करती है, विपक्ष भी उसी ट्रैप में फंसता है। इन्होंने जिन्ना किया तो उन्होंने भी सांप्रदायिक नारेबाजी शुरू की। मतलब वो जाल बिछाती है, इसमें फंस जाते हैं। मुद्दे पर उन्हें लड़ना चाहिए, विपक्ष को मुद्दे पर खड़ा होना चाहिए। तो 80-20 का जवाब वो देने लगे, तो जो भाजपा चाहती है वो 3 तलाक का जवाब देने लगे, तो मुद्दे पीछे हो गए। बिल्कुल संजय जी, देखिए यहां पर साफ तौर पर यह निकल कर आ रहा है अभी तक की बहस में कि मुद्दे जो है वो बस रैलियों में अच्छे लगते हैं और अखबारों में और न्यूज चैनल की ब्रेकिंग न्यूज में वैसे वो गौड़ हो जाते हैं। अगर कुछ वहां पर उठता है, सबसे बड़ी बात जो भाजपा उठाना चाहती है और विपक्ष उसको लपकता है, यहीं पर उनका नुकसान होता है। पिछले 3 इंटरव्यू में गजवाए हिंद आ रहा है, योगी जी बार बार गजवाए हिंद बता रहे हैं। बिल्कुल, आपसे जवाब, अब इसका जवाब सारा विपक्ष देगा और वो मुद्दे पीछे हो जाएंगे। ओके संजय जी। रामेश्वर जी, हाँ, मैं कह रहा था ये बीजेपी इतने पैनिक में क्यों है कि कश्मीर, केरल, आतंकवाद, गजवाए हिंद, इतना पैनिक में क्यों है बीजेपी के लीडर्स? जाहिर सी बात है, पैनिक में इसलिए है क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटी फीडबैक जो आ रहे हैं, पश्चिम में इन्होंने जाटों को मनाने की बड़ी कोशिशें की और इनके पास तक बालियान खाप को समझाने की कोशिश की, बड़ी कोशिश की, लेकिन उसमें ये दरार नहीं डाल पाए। दूसरी चीज ये एक सफलता इन्हें मिली है कि गैर जाट जो पोलराइजेशन होता है जाटों का और त्यागी और ठाकुर ब्राह्मण, ये पोलराइजेशन जरूर सफल रहे हैं। तो एक पैनिक है इनको, क्योंकि जो इनका सबसे मजबूत समर्थक थे वो इस बार पहले चरण में इनके साथ नहीं आए। नहीं देखिए, ठीक है, आप ये कह रहे हैं और रामेश्वर जी, किसान की नाराजगी अभी तक दूर नहीं हुई, इसलिए इनका पैनिक है। नहीं रामेश्वर जी, आप ये ठीक कह रहे हैं, आपने रामदत्त जी के जवाब दिया, सवाल का जवाब। लेकिन आज भी इंटरव्यू में देख रहा था, आपने भी देखा होगा, योगी आदित्यनाथ तो आज भी फुल कॉन्फिडेंस में कह रहे हैं कि 80-20 की लड़ाई है, साफ तौर पर वो कह रहे हैं। और रामदत्त जी आपको पैनिक लग रहा है, क्या आपने महसूस किया क्या कि वो दबाव में है? भाई योगी जी के जो बयान है उससे ये बिल्कुल लगता है कि दबाव में है बीजेपी। और मुझे लगता है कि पश्चिम में जो जातियां गिना रहे थे रामेश्वर पांडे जी, उसमें जाट के साथ गुर्जर भी है गठबंधन के साथ और मुस्लिम भी है। और देखिए, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, किसी भी जात बिरादरी से बात करिए, जितने टीवी चैनल्स के लोग जा रहे हैं, यूट्यूबर जा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि महंगाई से लोग परेशान हैं। हाँ, केवल एक प्लस पॉइंट कहा जा रहा है कि सुरक्षा के मामले में थानों की कामकाज में पहले की तरह राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। और दूसरा ये फ्री का राशन, ये केवल 2, बाकी गवर्नेंस के मुद्दे को लेकर के। और हालांकि लॉ एंड ऑर्डर पे लोग ये भी कहते हैं कि भाई तमाम बलात्कार की घटनाएं हुई, हाथरस वहां हुआ,
और बाकी बात तो ये भी होती है कि भाई ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने क्रिमिनल केसेस खुद वापस किए। तो तरह तरह के तर्क हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कुल मिला के ये जरूर है कि बीजेपी बहुत कंफर्टेबल नहीं है। ऐसा जो दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं जनता गोलबंद है। और क्या है कि क्योंकि इतना सरकार का इतना आतंक रहा है सब पर, चाहे मीडिया हो चाहे लोगों पे, लोग बोलने से डर रहे थे, तो शायद ये लोग सही समय पर भांप नहीं पाए कि पब्लिक कितना नाराज है। और वो आम आदमी अब उसको वोट में ही अपना जो भी उसकी नाराजगी या खुशी है वो वोट से रिफ्लेक्ट होगी। यानी जो और भी ये जो नाराजगी है गाय सब और जाहिर छोटा कर जानवर देंगे। वाला भी मुद्दा बड़ा बहुत ही परेशान कर रहा है लोगों को, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। चलिए संजय जी को और सुशील दुबे जी को भी जुड़ लेते हैं। संजय जी, मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूं, यहां पर एक चीज सामने निकल कर आ रही है, बीजेपी के प्लस में जो जाने वाली बात है वो सुरक्षा फैक्टर और साथ ही साथ लाभार्थी जो राशन वितरण का कार्य हुआ है, ये हमारे एक साथ बैठे